हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये मैराथन रहेगी। इसमें हम 3 चैप्टर कवर अप करेंगे। डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री प्लस योर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स भी हम इसी यूनिट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके पीवाईक्यूज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपके जिस बेसिस पे सीबीएसई फ्रेम कर रही है क्वेश्चंस, उन सबको एनालिसिस के बाद ही आपकी ये वीडियो बनाई गई है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी आपके डी ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ओके, नेक्स्ट आपको लर्न करना है 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज आपकी ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये आपकी 3D सीरीज है। ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आपका सीएफटी और वीबीटी के बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है। ठीक है, तो वो यूज होता है यहाँ से कंसेप्ट। ठीक है, इसलिए आपको 3D सीरीज के ये सारे 10 के 10 एलिमेंट्स अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक और बात है जो आपको लर्न करनी है कि आपके कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जो लास्ट आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स है ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ योर डी ब्लॉक एलिमेंट। बाय, इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव अ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने के कारण दे डू नॉट कंसीडर टू बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका इन्हीं में से ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑलवेज फ्रेम फ्रॉम ऑल दीज प्रॉपर्टीज। मैंने सारी एनालिसिस जितने भी आपके पीवाईक्यूज और जो सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक है उनमें से आपके जितने भी होते थे वो एनालाइज करके सारी कंपाइल करी हुई है प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इनके मैं रीजन भी आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसे होता है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं अकाउंट फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछा ट्रांजिशन एलिमेंट्स बाय फॉर्म द मोस्ट एलॉयज। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉयज क्यों बनाते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है, ये सारे क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आपको याद रखने हैं ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इनका रीजन ज्यादातर क्या होता है, आपके अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में। फर्स्ट आपका है कैटलिस्ट एंड एलॉयज। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करते हैं, कैटलिस्ट एंड एलॉयज। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके बाय दे बिहेव एज अ कैटलिस्ट and used for making alloys because of the unpaired। ठीक है, कैटलिस्ट कैसे, जैसे निकल, प्लेटिनम आपने ज्यादातर सुना ही होंगे, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। लेकिन ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट के लिए क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म अ मेटालिक बॉन्ड्स विच आर स्ट्रॉन्ग। ओके, मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग, और इसी कारण इनको कैटलिस्ट यूज करते हैं। ओके, कैटलिस्ट यूज करते हैं और एलॉयज भी। ठीक है, आंसर क्या है इसका? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली फॉर्म अ बॉन्ड। ओके, कैटलिस्ट की तरह और एलॉय की तरह। सेकंड क्वेश्चन इसी में है, एक और सेकंड प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनिक। ये देखो, ये सारे आपके कंपाइल करो। सेकंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसका रीजन भी सेम वही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। टी में क्या है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने के कारण ये सारी वैल्यूज आपकी हाई होती है। ओके, नेक्स्ट आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का तो ये सारे प्रॉपर्टीज हाई होती है, लेकिन वाई नॉट जिंक? जिंक की आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट आप देखते हो, दैट इज लो। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? बिकॉज डी के जो आप ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ओके, बार बार बता रही हूँ, जो आपके लास्ट के 3 एलिमेंट्स है जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनमें डी 10 है। ओके, दैट्स व्हाई दे हैव अ लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी या बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, रीजन आपको सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही देना है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कलर्ड आयन। ओके, जब भी आपका क्वेश्चन आपको दिखेगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ कलर्ड आयन या कॉम्प्लेक्स, व्हाई दे फॉर्म ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पैरामैग्नेटिक करेक्टर या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इन सभी का भी सेम आंसर है कि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन द ऑल दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज का आंसर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, आपको जितने भी ज्यादातर आंसर्स आपको किसके बेसिस पे देने हैं? विद ऑन द बेसिस ऑफ डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से आप क्या समझते हो कि अगर आपके 1 2 3 4 है, ठीक है, डी आपके 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ व्हाट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैं क्या बार बार बोल रही हूँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपका?
आप ये डी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हो, डी में आपके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके 5 ब्लॉक्स हो गए डी के, ठीक है। अगर ये आपके 5 में एटलीस्ट 1 1 हो, ठीक है, ओके, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दीज आर योर अनपेयर्ड, मतलब इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल सिंगल ही है। और अगर इसके साथ एक और ऑक्यूपाई हो जाए, ये वाला, ये देखो यहाँ पे जो दो एक ही ऑर्बिटल में एक बॉक्स में अगर दो आ जाए, ये हम इसे कहते हैं हम पेयर्ड। ओके, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होता, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हो कि कितने नंबर ऑफ आपका, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ये कंसेप्ट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक आपका एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। तो यह वाला आपकी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 इज योर पेयर्ड और रेस्ट आर 4 योर अनपेयर्ड, ओके। और अगर आपके 5 ऑर्बिटल्स 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए अनपेयर्ड, ओके, अब मैं आपको D5 का केस बता रही हूँ, ये मैंने आपको D6 का केस बताया था अभी। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग D5 क्या होता है, ठीक है। D5 में क्या होएगा, 5 ऑर्बिटल्स लेंगे हम, ओके, सब में एटलीस्ट 1 करेंगे, तो आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो D5 और D10 आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। हाफ फील्ड है ना D5 और D10 फुली फील्ड है, दे आर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और इसीलिए इनकी वैल्यूज जो आप देखोगे एक्सेप्शनल वैल्यूज आती है। नेक्स्ट आपके पास बनता है केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दे आर सो मच रिएक्टिव, रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपके स्ट्रांगली आपस में जो बॉन्ड बना के आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रिएक्टिव, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है इसी पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आपको कोई एलिमेंट दे देंगे, फॉर एग्जांपल क्रोमियम 2 या क्रोमियम 3 आपको दे दिया, तो आपसे पूछते हैं व्हाई दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, तो इन सभी का भी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी अगर आपको एलिमेंट दिया हुआ है डी ब्लॉक का, आपको सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद अगर आप देखते हो कि वो D5 और D10 से कम है, तो उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उसी के कारण उसकी रिएक्टिविटी और अब जो भी प्रॉपर्टीज करवाई आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी अगर D5 और D10 है, ठीक है, कई बार आपको ई नॉट की वैल्यू दी होती है, उससे पूछा होता है कि ये आपका पॉजिटिव आ रही है और ये आपकी नेगेटिव आ रही है, ओके। अगर वो D5 की तरह रिएक्शन मूव करेगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव बनता है, ओके। Mn3 पॉजिटिव से अगर क्वेश्चन आता है आपका Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव बनता है, तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है। लेकिन अगर सेम हम क्रोमियम के लिए कंसीडर करते हैं, तो ये आपका ई नॉट नेगेटिव आता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ऐसे फ्रेम होकर आता है, तो आपको इसका आंसर सिंपली क्या करना है, आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। जब Mn2 पॉजिटिव देखोगे तो यहाँ पे D5 आएगा, और Mn3 पॉजिटिव में D4 है, तो D4 से D5 बन रहा है, मतलब ये आपका स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन कर रहा है, इसलिए ये ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आई। अब अगर आप क्रोमियम 3 का देख रहे हो, तो क्रोमियम 3 आपका D0 है, ठीक है। क्रोमियम 3 इज योर, ये क्रोमियम 3 है, तो क्रोमियम 3 का आपका 3D4 4s2 होता है, तो डी आपका 3D4 4s2 होता है, तो यहाँ पे आपका D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका D2 है, तो इसका कोई आपका स्टेबिलिटी रिलेटेड फैक्टर नहीं है, इसलिए ये इतना ज्यादा ई नॉट की वैल्यू आपकी नेगेटिव आई, ना कि पॉजिटिव, ओके। तो आपको जस्ट क्या करना है, ट्रिक क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आपने मेटल की जो चार्ज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी है, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या करनी है, सिंपल देखो, कोई भी अगर आपका एलिमेंट दिया, सबसे पहले तो आपको वो सीरीज लर्न करनी है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ओके। ये सीरीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, 21 से लेकर 30 एलिमेंट, 10 एलिमेंट लर्न करने इतने टफ नहीं है, ओके। और इसमें से आपको पता है क्वेश्चन तो बनेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने आपका बाहर, जैसे 1 हो गया, ठीक है, स्कैंडियम का 1 हो गया ना, 21 1, तो इसमें उतना ही आपका डी में वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन फॉर द क्रोमियम, क्रोमियम में आपका 3D5, ओके, जो आप जैसे 21 है तो 1 आप इसमें लिखोगे D1 में, ठीक है। अब जैसे क्रोमियम का 24 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 24 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, D5 4s1, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ D5 हाफ फील्ड है ना, तो आपकी ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऐसी कॉपर की 29 होती है, ठीक है। एक्सेप्शन वाली मैं बता रही हूँ, और इन जनरल मैंने आपको ये बताई थी 3D1, स्कैंडियम के 3D1 4s2, ऐसे आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाओगे टिल अगर क्रोमियम होगा तो इसकी D5 बन जाएगी, ठीक है। अगर कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपका 29, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बननी चाहिए थी आपकी 3D9 4s2, लेकिन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन मोस्ट स्टेबल 3D10 4s1 ही। ये आपको दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पता होनी चाहिए, क्रोमियम की और कॉपर की, ओके। ये क्रोमियम की 3D5 4s1 और कॉपर की है आपकी 3D10 4s1, ओके। ये आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी और इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग आनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। ये काफी इजी पोर्शन है आपका केमिस्ट्री का, सबसे ज्यादा इजी पोर्शन यही है, ओके। लेकिन अगर आपको अटेम्प्ट करना नहीं आया, आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने नहीं आए, देन देयर इज नो यूज, ओके। नेक्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे मूव ऑन करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके दो टाइप के बनते हैं, एफ में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 1 to 14, ओके। इसकी भी पूरी सीरीज है, आपको अगर आपको लर्न होती है वेल एंड गुड, अगर नहीं होती यू कैन स्किप ऑल्सो, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी डी ब्लॉक वाली है, जो आपको अच्छे से रटनी है,
नेक्स्ट आपको लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। लेंथेनाइट्स जो होते हैं उसमें हम स्टडी करेंगे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जितने भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे होंगे एफलॉक में, उन सभी का मैक्सिमम आंसर आप किसके बेसिस पे देते हो, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको दो टॉपिक पढ़ने चाहिए, शील्डिंग और स्क्रीनिंग, ठीक है। जो आपकी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स में, दे आर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर, के जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसे जो प्रोटेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 1 दे रही हूँ। सेकंड 3, जो आपके इनर ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके आउटर मोस्ट शेल को शील्ड करते हैं फ्रॉम द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। क्या होता है कि आपके इनर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 2 3 4 ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो न्यूक्लियस का जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर मोस्ट शेल पे, वो कितना उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इट्स शील्डिंग, ठीक है। इनर ऑर्बिटल्स प्रोटेक्टिंग द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उससे प्रोटेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ओके। सेकंड थिंग आपको एक और पता होनी चाहिए, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कितनी स्ट्रांगली न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। दैट इज द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। दो डिफरेंट टर्म्स है और आपको दोनों अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन में इन दोनों टर्म्स का आपका यूज है, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, ठीक है, हम पीरियड के लॉन्ग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ओके, तो आपका साइज आपका डिक्रीज करता है विद एटॉमिक नंबर, ओके। तो साइज डिक्रीज क्यों करता है, आपका साइज इतना ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है कि आपके जो आपके 4D और 5D एलिमेंट्स हैं उनकी सारी साइज सिमिलर हो जाता है, ओके। ये आपका अफेक्ट होता है विद द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ओके। मैंने क्या बताया कि आपका साइज डिक्रीज करता है विद द एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो आपका साइज डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और साइज डिक्रीज करेगा तो साइज के इफेक्ट से क्या होगा, जो आपके 4D और 5D एलिमेंट्स होंगे उनकी साइज सेम हो जाएगा, साइज सेम होने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज भी मैक्सिमम आपकी सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, इसका रीजन दिया जाता है कि ये रीजन क्या है इसका, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का कॉज क्या है कि क्यों होती है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आपकी, ओके। इसका कॉज क्या है आपका, सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन क्या था आपका कि 4D और 5D एलिमेंट्स की सिमिलर साइज होता है, ओके। क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आता है, व्हाई, तो आपने आंसर देना है ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना है आपका लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है, ओके। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है आपका, जो 4F ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग होती है, ओके। पुअर शील्डिंग से आप क्या समझते हो कि वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके, फ्रॉम द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स व्हाई साइज डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका न्यूक्लियस है और ये बाहर आपकी इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी जो इनर ऑर्बिटल्स है 4F, वो आपकी पुअर शील्डिंग कर रहे हैं, मतलब आपको पुअरली प्रोटेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस पर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स आपके स्ट्रांगली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपका साइज डिक्रीजेज, ओके। अब आपको अच्छे से समझ आ गया, होप अगर आपको अच्छा लग रहा है यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, औरों का भी आपको भला करना है, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप स्प्रेड करो ताकि सभी को पेपर में हेल्पफुल रहे, ओके। नेक्स्ट हम कॉन्सिक्वेंसेज, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज है, फर्स्ट है इसका सिमिलर साइज, ठीक है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है यही आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं, ओके। और आपको वीडियो सब्सक्राइब करना है आपको चैनल, ताकि आपको जो फर्दर अपडेट रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिगार्डिंग योर एग्जाम वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट है आपका सिमिलर साइज, सिमिलर साइज ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकंड है आपकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे आपकी आयनिक साइज हो गया, एटमाइजेशन हो गया, एंथैल्पीज होगी, वो सारी आपकी 4D और 5D एलिमेंट्स की सीरीज की सेम होगी, ठीक है। और इन्हीं सिमिलर प्रॉपर्टीज के कारण इन हम एलिमेंट्स को कहते हैं केमिकल ट्विंस, ठीक है। केमिकल ट्विंस क्या होता है, ये देखो आपको मैंने एक सीरीज ड्रॉ करी हुई है, ये आपको मैंने फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लिए, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ओके। टी जरा हाफ, ये ऐसे ही लर्न कराया ना, टी जरा हाफ, वो नोबिता था, क्रोमाटन, ये वाली सीरीज ऐसी लर्न कराई हुई है आपको। और इनको हम इन जो मैंने ये आपके सर्कल में डाले हैं इन्हें हम कहते हैं केमिकल ट्विंस। कई बार ये आपकी जो प्रदीप करोगे आप उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना इन डेप्थ नहीं दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन इसी के तरीके से फॉर्म हो सकता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज केमिकल ट्विंस, बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन दे हैव अ सिमिलर साइज एंड रिजल्टिंग इन अ सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। सिमिलर साइज और सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये लाइन आपको अच्छे से रट जानी चाहिए। और इसका रीजन क्या है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसके कारण क्या होगा, आपका साइज और प्रॉपर्टीज सिमिलर, ओके। ये अच्छे से आपको, होप यू विल बी लाइकिंग इट। नेक्स्ट एक और इसमें कंसेप्ट बनता है आपकी लोअर एबिलिटी, जो आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी एबिलिटी लो होती है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक, ओके। उसका भी सेम रीजन है, आपकी सिमिलर साइज के कारण दे हैव अ लो एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट इसकी हम मूव ऑन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। फर्स्ट है इसकी जो एक्टिनाइट्स की वेरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी ज्यादा आपकी एनॉर्मलस है, ओके।
2 to 7 तक आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाती है, बल्कि आप ऑब्जर्व करोगे इन योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें आपके सिर्फ मैग्नीज होगा जो +7 तक जाता है, ठीक है। इसमें तो आपकी एबनॉर्मलिटीज है नॉर्मली एक्टिनाइड्स में। रीजन क्या है? द रीजन इज बिकॉज ऑफ द जो आपके 5f 6f और आपके 7s, ठीक है, 60 होगा, 5f 60 और 7s ये ऑर्बिटल्स हैं, इनकी नियर बाय सेम एनर्जी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव टू आइदर शेल और इनके कारण इनकी एनर्जीज सेम होने के कारण इनकी वेरिएबल या एनॉर्मलस ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है जनरल, ठीक है, 4f14 ये F14 में जाता है, ठीक है, D021 NS2। ओके, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। लैंथेनाइड्स भी आपके एक ही एक्सेप्शन है जो रेडियो एक्टिव, दैट इज इट्स प्रोमिथियम, ठीक है। इसकी भी आपको मैं ट्रिक वीडियो में कराई हुई है, अगर आपको वॉच करनी है यू कैन गो इन द प्रयास, ठीक है। प्रयास CBSE के रिगार्डिंग मैंने 12th का कंप्लीट आपका सॉल्यूशन करवाया फॉर ईच चैप्टर। ओके, उसमें आप जाके देख सकते हो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसमें लैंथेनाइड्स के लिए और एक्टिनाइड्स के लिए मैंने ट्रिक के साथ आपको सीरीज लर्न कराई हुई है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कलर्ड और पैरामैग्नेटिक करेक्टर, ठीक है। ये आपके पैरामैग्नेटिक भी होते हैं और कलर्ड भी होते हैं। रीजन आपको जैसे टी में एक्सप्लेन करना है वैसे यहाँ पे करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका रीजन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एफ ऑर्बिटल। ओके, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हमारे एफ ब्लॉक के हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें कुछ है, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कल आपका स्टेबल आयंस, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं चारों। यू वाई भी 2+ में है, सीरियम और टी भी आपके +4 में है, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए FN और 14 - n सेम कलर होता है, ये एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने। कई बार आपको एक FN का कलर बदला होता है और आपको 14 - n का कलर पूछ लेते हैं, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, सेम कलर 14 में से वो इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे। अब इसको करना कैसे? से F1 का आपको ब्लू कलरलेस दिया हुआ है, तो F14 - 1 13 का भी आपका कलरलेस ही आ गया, ठीक है। ये आपको नीचे वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी हुई है जो मैंने अभी बॉक्स में डाली है। ओके, तो इसका रीजन क्या है? नो FF ट्रांजिशन, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसमें कोई भी FF ट्रांजिशन नहीं होती है। और सेकंड थिंग इज ये आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ पे नो FF ट्रांजिशन। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। आपका सीरियम और YB+3 है, दे आर ऑल्सो योर कलरलेस, लेकिन अगर ये +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं देन इट इज अ कलर्ड कंपाउंड। ओके, रिएक्शन नेक्स्ट हम करेंगे KMnO4 के रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बनता ही है 1 to 2 मार्क्स का, आप देखोगे इनमें से KMnO4 K2Cr2 की प्रिपरेशन और इनके रिएक्शन, ठीक है। इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, ये मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू ऑन योर बिहाफ, और नहीं तो मैं वीडियो में इसी वीडियो में आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी थोड़ी देर में। अब क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3D सीरीज के कुछ आपके एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। इसको क्वेश्चन को ट्रिक क्या मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन की ट्रिक क्या है? जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। ओके, उसके बाद आपको इनके आंसर्स देने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये देखो आपकी मैंने सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। नेक्स्ट आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन सा है आपका? क्रोमियम, क्योंकि इसकी आपकी D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टॉक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग क्या से आपको कराया हुआ है, जैसे रिडक्शन देखते हैं, रिडक्शन में क्या होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और D4 से D5 मैग्नीज इजीली जा सकता है, ठीक है। D5 आपका स्टेबल, तो Mn3 पॉजिटिव इज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है कलरलेस। कलरलेस कौन सा होता है आपका? D0 एंजिन में टाइटेनियम एंड टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके आंसर्स है ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। सेकंड क्वेश्चन है D4 स्पीशीज में से क्रोमियम 2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग और Mn3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रीजन क्या है इसका? ऑक्सीडाइजिंग अभी आपको मैग्नीज का बताया था D5 है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्रोमियम 2 आपका क्या होता है? क्रोमियम 2 से आपका इजीली क्रोमियम 3 बन सकता है, ठीक है। लॉस इजीली हो सकता है, दैट्स व्हाई दे इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्रोमियम 3 इज पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। ओके, अब ये आपको ऊपर भी रीजन करवाया था। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ई नॉट की वैल्यू आपकी मैग्नीज और जिंक की नेगेटिव होती है देन एक्सपेक्टेड, बिकॉज दे हैव अ मैग्नीज में आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अराइव करता है और जिंक में आपका फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फॉर M2 पॉजिटिव टू M। ओके, दैट्स व्हाई दे हैव अ मोर नेगेटिव वैल्यू देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है जिंक हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्यों? क्योंकि जिंक की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, दैट इज द फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D10 है, फुली फील्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई हैव अ लोएस्ट एनर्जी। नेक्स्ट है एक्टिनाइड शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनाइड्स का आपको मैंने रीजन बताया था अभी कि आपके 5f 6d और 7s ऑर्बिटल्स हैव अ नियर बाय इक्विवेलेंट एनर्जी, और इसलिए इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन आइदर शेल, दैट्स व्हाई दे हैव अ मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। 2 से 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है। नेक्स्ट आपसे इसी में पूछा हुआ है एक EU के रिगार्डिंग। EU की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बाय। ओके, EU के आप 4f देख रहे हो, रिड्यूसिंग मतलब आप ऑक्सीडेशन देख रहे हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसका जो रीजन रहेगा दैट्स ऑल्सो बिकॉज EU2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ EU3 पॉजिटिव, ठीक है। EU3 पॉजिटिव बनाता है और इस जो प्रोसेस की एनर्जी होती है डेल्टा एच हाइड्रेशन दैट इज मोर पॉजिटिव, ठीक है। इसी ये दैट्स द रीजन EU2 पॉजिटिव इज इजीली कन्वर्टेड टू योर EU3 पॉजिटिव। ओके, ऑल्दो ये आपका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे नहीं देना, आपने देखना है डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के बेसिस पे हमने इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, KMNO4 और K2Cr2O7 के कुछ रिएक्शंस है। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन, ठीक है। जो आप PYQ सीरीज ऑलरेडी मैं आप डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। PYQ आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। PYQ 2019 से लेकर 22 तक मैंने सारे करवा दिए, मैं इसकी लिंक बायो में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, यू हैव टू गो थ्रू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो उसमें आप देख रहे हो ABC की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका KMNO4 की प्रिपरेशन के बेसिस पे। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके 2 ही कंपाउंड्स हैं जिनके रिएक्शन है आपके सिलेबस में और आपको अच्छे से करने हैं वो। आपकी इसमें प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, ये आपकी प्रिपरेशन है। MnO2 से स्टार्ट करेंगे, KOH KNO3 डालेंगे, ठीक है। जब भी आपको रिएक्शंस देखने हैं आपको सिर्फ रिएजेंट्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। उसके बाद आप कन्वर्ट करते हो इसको K2MnO4, उसके बाद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद दैट विल बी कन्वर्टेड टू योर KMnO4। ओके, इसके बाद KMnO4 के जो रिएक्शंस है दैट आर इंपॉर्टेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है I नेगेटिव के साथ, ठीक है। I नेगेटिव के साथ जब ये रिएक्शन करता है इट विल कन्वर्ट टू IO3, ठीक है। ये आपको रिएक्शंस एज इट इज लर्न करने हैं, आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना लो, ये सारे रिएक्शंस आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और अगर एसिडिक मीडियम है तो आपका I2 बन रहा है, और अगर आपका बेसिक मीडियम है देन यू विल बी गेटिंग योर डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। ये आपको ये बेसिक मीडियम का था ऊपर वाला, ये एसिडिक मीडियम का है। और अगर सिर्फ एसिडिक मीडियम है, आई नेगेटिव या नहीं है, आयोडीन नहीं है, आई नेगेटिव की जगह कई बार आपको क्वेश्चन में KI दिया होता है, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। आपको ये रिएक्शन अच्छे से लर्न करने हैं, ओके। मैं अब ये सारा इरेज करूँ ताकि आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स इजिली बना सको, कि आपको नोट्स में बनाने हैं अपने KMNO4 के रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ये बना लो नोट्स में। आपका बेस आपका कोई भी चेंज कर सकते हैं, कई बार आपका KOH की जगह NaOH, या आपका लास्ट ईयर जो आया था बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस दिया होता है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन वाला जो मैंने करवाया हुआ है आपको रिएक्शन PYQ में, आप देखोगे कि NaOH की जगह आपको PaOH दिया हुआ है और वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, बेस आपका कुछ भी हो सकता है। बस याद क्या रखना है कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है। नेक्स्ट हम चैप्टर पे स्टार्ट कर रहे हैं आपका कोऑर्डिनेशन इन केमिस्ट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आईपिक नेमिंग से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट आपका मैं आईपिक नेमिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो रहेगी, आपके सारे टॉपिक्स इसी में कवर अप कर रहे हैं, मैराथन ले रहे हैं, इन डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको इतना करा रही हूँ कि आप कैटायन पहले लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस में लिखते हैं आपका स्क्वायर रोमन लेटर्स में और विद इन अ ब्रैकेट्स, ठीक है। अब लिगेंड्स पे मूव ऑन करते हैं। लिगेंड्स आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल चार्ज के बेसिस पे बता रही हूँ मैं। न्यूट्रल लिगेंड्स ये आपके कुछ मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। जो बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं वो ये 3 है, क्योंकि इनका चार्ज आपको कंफ्यूज करते हैं। इसके साथ न्यूट्रल में आप वाटर अमोनिया आर योर न्यूट्रल लिगेंड्स, और EN इज ऑल्सो योर न्यूट्रल। ये आपका EN बाइडेंटेट लिगेंड होता है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में बच्चों से यही गलती होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं EN का चार्ज -2 ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बाइडेंटेट है, ऐसा नहीं है, ओके। बाइडेंटेट है लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं है, EN पे मैं बार बार कह रही हूँ आपको, EN पे नो चार्ज, ओके। ऑक्सलेट क्या होता है C2O4, ऊपर 2 चार्ज है, ठीक है। EDT है टेट्राएसिटिक एसिड, ये आपका 4 चार्ज है, ओके। ये आपको तीनों कंफ्यूजन रहती है और इसी पे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा पेपर में। एक और बात होता है आपका नाइट्रेटो NO2, इसके ऊपर आपका -1 चार्ज होता है, ये चीज याद रखनी है। अगर ऑक्सीजन के थ्रू आपका बॉन्ड ऐसे लिखा हुआ है तो आपने नेमिंग में लिखना है नाइट्रेटो O, और अगर आपका पेपर में आपको ऐसे लिखा आ रहा है NO2 सिंपल, ठीक है, तो आपने लिखा है नाइट्रेटो N नेमिंग में, ठीक है। अभी नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे देन आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ओके। एक और सिंपल सा लिगेंड जो आपको दिखता है क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है। तो Cl के ऊपर -1 होता है, तो वो आपका नेगेटिव चार्ज 1 है, ओके। अब नेमिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, साथ के साथ मैंने इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करे इस चैप्टर में ताकि आपको टॉपिक के साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट हम करेंगे प्लेटिनम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। सबसे पहले हम लिगेंड्स को लेंगे अल्फाबेटिकली, ये अमाइन है, ये क्लोरीन है, ए पहले आता है और कितने हैं 2, तो डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम ब्रैकेट में। अब लेंगे हम इसकी चार्ज, अमोनिया 0 है, कोई चार्ज नहीं। सील के ऊपर कितना होता है X-2 = 0, तो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2 ब्रैकेट में, ठीक है। ऐसे करते हैं, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड, उसके बाद आपका मेटल और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। सेकंड एक और क्वेश्चन करते हैं अटेम्प्ट, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि EN के ऊपर कितना चार्ज होता है। ये देखो अब नेक्स्ट है आपका, ये है आपका, ठीक है। इसमें आप देखोगे पहले पोटेशियम आ रहा है, तो पोटेशियम आपका कैटायन हुआ तो पोटेशियम लिख दिया मैंने, ओके। नेक्स्ट आपके लिगेंड्स लेंगे, लिगेंड्स कौन सा है पहले आपका ऑक्सीलेट है, ये C2O4 है, ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका चार्ज,
अब चार्ज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऊपर 3 नेगेटिव आएगा, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, 3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव पोटेशियम और एल्यूमिनियम का पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब मैंने ये कहा था आपका -2 होता है, -2 × 3 x - 6 = -3। इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आई आपकी 3, तो एल्यूमिनेट के ब्रैकेट में आएगा आपका 3। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी कैसे होती है, जिसका निकालना है उसको लेते हैं x, उसमें माइनस या प्लस जो भी आ रखा है लिगेंड्स आपका अगर उसका चार्ज प्लस माइनस यहाँ पे, ठीक है, चार्ज C इक्वल टू जो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लिखा हुआ है वो उसके इक्वल करते हैं, तो x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी बताई है, जैसे यहाँ पे एक ही एग्जांपल मैंने लिया हुआ है आपका। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। अब आपको नेम दिया हुआ है फॉर्मूला, ठीक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, आईपी नेमिंग में से पक्का क्वेश्चन बनता है। आपका गुड लक है, अगर 3 मार्क्स का है, वैसे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स की तो आपकी नेमिंग आएगी ही आएगी। ये आपका है, आपके पास है टेट्राएमाइन। ठीक है, टेट्राएमाइन को कैसे लिख सकते हो आप, सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्रिक बता रही हूँ आपको। टेट्राएमाइन NH3 4 टाइम्स, उसके बाद है एक्वा मतलब वाटर डाला, क्लोराइडो Cl डाला। ओके, उसके बाद आपके पास कोबाल्ट CO लिख दिया। ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर की बात। नेक्स्ट है आपका क्लोराइड, क्लोराइड आपका बाहर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के। ओके, नेक्स्ट हम इसका देखेंगे, यहाँ पे कोबाल्ट का 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 वाटर और अमोनिया आपके न्यूट्रल होते हैं, 3 - 1 2 आएगा, तो 2 कहाँ जाएगा आपके क्लोरीन के पैर में। ओके, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स CO NH3 4 वाटर Cl ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड कंपाउंड है आपका हेक्साअमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हेक्साअमाइन को NH3 4 और बाहर आपके आएगा क्लोरीन। अब 4 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 4 ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो मतलब आपके ऊपर यहाँ पे 4 प्लस का आना चाहिए, तो ये इसके पैर में जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ ऊपर चार्ज आएगा वो आपके कॉम्प्लेक्स के जो बाहर आयन होता है उसके ऊपर होता है। अगर कोई आयन नहीं है तो तब ऊपर हम चार्ज लिखते हैं, अदरवाइज उसके पैर में डालते हैं। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट कि हमने कैसे मैंने चार्ज को लिखना है आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ पे Cl ना होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Cl ना होता, तो जो आपका प्लेटिनम का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आता है सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पे मैं लिखती प्लेटिनम, तो प्लस का ही आता है। ओके, दिस विल बी द चार्ज अगर क्लोरीन ना होता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको क्लोरीन गिवन है तो आपका Cl4 आएगा। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मूव ऑन करते हैं, वेर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वेर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में आपको 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी है। ठीक है, इसके कुछ पोस्टुलेट्स है, अगर आपको पढ़ना चाहते हैं यू कैन गो थ्रू द वीडियो जो मैंने प्रयास में आपको फुल ऑन पढ़ाया हुआ है। लेकिन आप वेर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इन शॉर्ट में क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है जिसके बेसिस पे मैं वो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जो आपकी आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, जो बाहर यहाँ Cl Br कुछ भी लिखा होता है, जो बाहर लिखा होता है स्क्वायर ब्रैकेट के कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर लिखा होता है, वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। ठीक है, और यही आयंस के फॉर्म में आपका रिएक्शन करते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है जो लिगेंड्स, वो क्या होते हैं आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और सेकेंडरी वैलेंसी के बेसिस पे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इसको हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने। ओके, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, रेस्ट आर योर होमवर्क, और जो आप आंसर होगा कमेंट सेक्शन में अगर मेरे को भेजोगे देन ओनली आई कैन टेल यू द करेक्ट आंसर्स। ओके, नेक्स्ट इसमें है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है AgNO3 के साथ, और उसको सेकेंडरी वैलेंसी पूछी हुई है। सबसे पहले आप देखोगे मैंने क्या बोला है, जो आपके प्राइमरी वैलेंसी होती है आउटसाइड होती है वही आपका रिएक्शन शो करती है। ठीक है, वही आयनेसेबल होती है, तो इसके आपके 2 Cl है, तो आपके 2 मोल्स ऑफ AgCl आपको मिलेंगे। ओके, तो आपके कितने आयंस प्रोड्यूस आर, योर 2 तो Cl के और 1 आपका पूरा कॉम्प्लेक्स का। तो आयंस टोटल पूछे थे ना आपके कितने प्रोड्यूस होएगा, टोटल आयंस का आंसर क्या है 3। ठीक है, 3 कैसे बने आपके, 2 Cl के और 1 आपका कॉम्प्लेक्स के। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी मैंने क्या बोला था, जो अंदर वाले आयंस होते हैं उससे हम क्या निकालते हैं आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 5 एमाइन का और 1 क्लोरीन का, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई आपकी 6, और 6 है तो आपको पता है 6 के बेसिस पे हम कौन सा शेप अगर पूछा हो नेक्स्ट, तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट बताया मैंने कि अगर शेप भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। 6 है तो आपका ऑक्टाहेड्रल बना होता है, अगर 4 होता, ठीक है, तो आपके 2 केसेस बनते हैं, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। ओके, ये 11th क्लास में कंसेप्ट कराया था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं जिसके थ्रू आपको अच्छे से क्लियर और हो जाए सेकेंडरी वैलेंसी के रिगार्डिंग। इन सभी केसेस में हम सेकेंडरी वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, जो अंदर वाली होती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट की जो अंदर है, इसमें देखो En कितने हैं आपके 2 और Cl कितने हैं 2, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई आपकी 4। ओके, नंबर ऑफ आयंस। नेक्स्ट इसमें आप प्लस करोगे 4 + 1 5 + 1 6 सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, बाहर देखो इसके 1 से। ठीक है, तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है, लेकिन आपकी 1 Cl है, तो ये आपकी क्या होगी प्राइमरी वैलेंसी। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे मूव ऑन करते हैं। इसमें देखोगे 4 + 1 5 तो आपकी आ गई सेकेंडरी वैलेंसी और 3 आ गई आपकी प्राइमरी वैलेंसी। ओके, ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं फॉर योर
3 क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं आपकी बैलेंस बैंड थ्योरी और सीवीएफटी क्वेश्चन बन ही रहा है आपका मोस्टली, ठीक है? अच्छे से समझना है आपको, मैंने बहुत शॉर्ट में करवाया हुआ है ये, ताकि आपको क्वेश्चंस गलत ना हो। वीक फील्ड लिगेंड पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 2 कांसेप्ट इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए। इसको लर्न करने की एक ट्रिक भी कराई हुई है। वीक फील्ड से आपको उल्टा याद रखना है, वीक फील्ड मतलब वो कौन से बनाएँगे आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग वाले हैं तो वो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन वाला। उसके बाद वीक फील्ड है, उसमें पेयरिंग नहीं हो रही, ठीक है? वीक है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है पेयरिंग करने की। इस तरीके से याद रखो रिलेट करके। वीक फील्ड, नो पेयरिंग, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये कुछ एग्जांपल है, ये याद रखना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग है मतलब उसमें एनर्जी है तो वो पेयरिंग करेंगे, ये उसके 2 एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपको ये कुछ ऑर्बिटल्स बनाने आने चाहिए। डी के आपको ऐसे 5 बनाने हैं, एस का 1 बनाना है, पी के 3 बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसको क्वेश्चन में के थ्रू ही मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन है NiCO4 हैज़ अ टेट्राहेड्रल शेप व्हाइल जो आपका NiCN4 है उसका स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है? और बोथ एक्सिबिट डायमैग्नेटिज्म। इसका आपको रीज़न एक्सप्लेन करना है, ओके? इसका सिंपल आपका रीज़न क्या है? आप जब भी आपका शेप के रिगार्डिंग आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है? या आपका मैग्नेटिक बिहेवियर के रिगार्डिंग दिया हुआ है, तो आपको क्या ड्रॉ करना है? जस्ट आपको सिंपली उनके वीबीटीज ड्रॉ करने हैं, ठीक है? आप सबसे पहले निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ठीक है? कोबाल्ट इज़ योर न्यूट्रल लिगेंड, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो निकल आपका आपका कॉम्प्लेक्स क्या है निकल का? निकल 2 पॉजिटिव है, 3d 8 इलेक्ट्रॉन्स। सीओ जब अब आपका शेप के बेसिस पे हमने डिस्कस करना है, ठीक है? तो सीओ आपका फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर दिखाता है, ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है? तो इस केस में जब सीएन तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ओके? तो आप सीओ को एज़ अ वीक फील्ड लिगेंड के थ्रू अब देखो सबसे पहले आपका कॉम्प्लेक्स है NiCO4, ठीक है? उसकी आपके निकल की जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो आपकी 3d8 4s2 बनेगी, ठीक है? 3d8 को आप कोबाल्ट मैंने आपको क्या बोला अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होएगी। ओके, टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स है, जो एस के थे वो भी आपके डी में शिफ्ट हो गए। अब जो आपकी आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स के फिल करने हैं, मैं आपको क्रॉस से कर रही हूँ, ठीक है? तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी डी, ये एस, ये पी, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। डी में तो आपके फुली फिल्ड है, लिगेंड्स के जहाँ जाते हैं वहीं से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्रॉस वाले कहाँ जा रहे हैं? sp3, 4 इलेक्ट्रॉन्स डालने थे ना, CO4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनी sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसकी शेप क्या आई है? टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट अगर आप देखते हो NiCN4 2 नेगेटिव, ओके? ये है, तो इसमें आपकी जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी वो निकल 2 पॉजिटिव के लिए 3d8 बनेगी, ओके? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग करेंगे, ठीक है? आपके डी ऑर्बिटल्स में मैंने पेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया। जो यहाँ पे आपका लिगेंड जाएगा वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है DsP2, ठीक है? एक डी में गया, एक एस में गया, 2 आपके पी ऑर्बिटल में गए, तो आपकी DsP2 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन ये होने के कारण इसका कॉम्प्लेक्स की शेप क्या आई आपकी? स्क्वायर प्लेनर। ऑल्दो दोनों आपके डायमैग्नेटिक है, ठीक है? सी और Cn आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स थे, लेकिन जो आपने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपने शेप को डिफाइन करना, ठीक है? इसमें आपको मैंने 2 चीज़ें समझाई हैं, शेप निकालनी, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, ठीक है? यही क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट इसमें एक और पार्ट भी अगर आ सकता है, इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का टॉपिक। इनर और आउटर, जब आपके अंदर वाले जैसे इस कंसेप्ट में डी आपका एस से पहले वाले अगर डी ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर आपके एस ऑर्बिटल के बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज करते तो वो आपका कॉम्प्लेक्स बनता आउटर। ओके, 2 कांसेप्ट बताए हैं, आउटर और इनर। जो ये वाला आपका DsP2 एस से पहले वाले डी यूज करें तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बना इनर। ओके, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, उसके बाद आपको डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल करनी है, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड देख के आपको पेयरिंग करनी है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा पेयरिंग होगी, वीक होगा नहीं होगी। उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको शेप या आपका जो कुछ भी पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। ओके, अगर आपको अच्छा लग रहा है यू कैन लाइक टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेट्स। नेक्स्ट हम टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, इसी का ही एक और है क्वेश्चन, ठीक है? इसको और अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, ठीक है? इसमें से मैं आपको आयरन वाला केस करा रही हूँ, कोबाल्ट इज योर होमवर्क। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं हम सेंट्रल एटम देखते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा है? आयरन। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के उससे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, ठीक है? तो आयरन आ गया आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका क्या बनेगा? 3d5। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इसका लिगेंड। लिगेंड कौन सा है आपका? कोबा योर आयरन फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका वीक फील्ड है, तो आपके पाँचों के पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, तो आपका जो आपके लिगेंड्स है 6 वो आउटर में कंट्रीब्यूट करेंगे sp3d, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए d2। तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हुई, और आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन आई sp3d2। देखो अब s के बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं ना, तो ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है। ओके, आउटर इनर अच्छे से क्लियर कर लो। नेक्स्ट आपके देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा है आपका? पैरामैग्नेटिक। और अगर आपके अनपेयर्ड होते इलेक्ट्रॉन्स
मतलब एक आपके बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो होता है आपका डायमैग्नेटिक। इस केस में क्या है आपका पैरामैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट आपका कोबाल्ट वाला ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपका लिखा होता है कि आपको किसके थ्रू आंसर एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालना आ रहा है तो आप क्लियर कट अगर लिखा भी नहीं है तो आपको समझ लेना है कि ये आपको किसके बेसिस पे आप आंसर दोगे विद द हेल्प ऑफ योर वीबीटी। ओके, एक और बात, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि क्रोमियम +3 क्यों स्टेबल कहा हुआ है, ऑल्दो उसका D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। ओके, क्वेश्चन ये है कि व्हाई क्रोमियम 3 स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मैम ने ये एक्सप्लेन कर दिया D3 है, D5 या 10 होता वो ही कहते थे हम। तो उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे CFT के थ्रू दे रही हूँ। ओके, CFT के थ्रू मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी। अब देखो सीएफटी में क्या होता है आपका, सीएफटी बेसिकली बहुत इन डेप्थ में आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो आपके आप अब तक डी जनरेट 5 ऑर्बिटल्स लिख रहे थे, लेकिन वो आपके 5 जो आपकी स्प्लिटिंग होती है डी जनरेट ऑर्बिटल्स की, वो सेम स्प्लिटिंग नहीं होती। जब लिगेंड आपका अप्रोच करता है वो आपकी पर्टिकुलर एक्स वाई या जेड डायरेक्शन में करता है। जो उन्हीं ऑर्बिटल्स उन्हीं डायरेक्शन में लिगेंड्स की डायरेक्शन में आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, उनमें स्प्लिटिंग मोर। जो लिगेंड्स और ऑर्बिटल्स सेम डायरेक्शन में होती है, उनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। इसीलिए उन स्प्लिटिंग ज़्यादा होने के कारण उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसलिए T2G के आपके 2 ऑर्बिटल्स ऊपर होंगे, क्योंकि आपको पता है dx² - y² और dz², ये आपके कुछ ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं, ठीक है? ये अलोंग द एक्सिस होते हैं और लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है, इसलिए इनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ओके, इसलिए इनका नाम क्या हमने दिया हो Eg, Eg मतलब 2। और T2 में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, YZ और ZX, ठीक है? इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, उसकी स्प्लिटिंग के कारण ये T2G 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा बहुत, कि आपकी एनर्जी T2G में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और Eg में आपके 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव, D3 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। तो D3 में आपके T2G में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स गए। तो T2G आपका हाफ फील्ड होने के कारण इट इज़ द स्टेबल वन। ओके, उसका आंसर क्या था? T2G इज़ योर हाफ फील्ड, इट इज़ द स्टेबल वन। ठीक है? ये आंसर देके आना है वहाँ पे। कई बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहती है कि मैम ने स्टेबल क्यों कहा? बिकॉज़ ऑफ द T2G इज़ योर हाफ फील्ड। यहाँ पे ये स्प्लिटिंग करते हो तो आपके आयन्स इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G3 में है, लोएस्ट ऑर्बिटल में है। अब इसकी CFSC की वैल्यू भी निकालनी आ जाती है, ठीक है? रेयर चांसेस है लेकिन आपको पता होना चाहिए। CFSC क्या होती है आपकी, कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज़ के साथ। ओके, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 इंटू -0.6 साइन के साथ। और अगर आपके फॉर एग्जांपल D4 होता तो आप +1 इंटू 0.4 भी करते, ठीक है? यहाँ के लिए आपका आंसर आएगा -1.8 DQ, डेसी क्वांटा यूनिट्स है एनर्जी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ CFC, ठीक है? CFT के बेसिस पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है D5 की। 2 केसेस हैं आपके, ठीक है? डेल्टा नॉट क्या है आपकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ठीक है? जो CFSC मैंने अभी निकाली है, उसको हमने डेल्टा नॉट से लिखा और P क्या है आपकी पेयरिंग एनर्जी। D5 है, ठीक है? D5 में आपके मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग करके दिखा रही हूँ आपको, नीचे T2G है, ऊपर EG है। ओके, अब इस पे आपने करना है, पहले सबसे पहला केस दिया हुआ आपका वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है मतलब पेयरिंग नहीं होगा, तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप ईच ऑर्बिट में डालोगे। दिस इज़ योर T2, दिस इज़ योर स्प्लिटिंग, ठीक है? उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? T2 3 EG2। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपकी पेयरिंग हो जाएगी। ओके, तो आपका जो सेकंड केस में आपका जो ऑर्बिट बनेगा T2G में आपकी पेयरिंग हो गई है। ओके, तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, दिस इज़ ऊपर EG एज़ इट इज़ और T2G में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज़ योर T2G5। ओके, यही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी, ठीक है? अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं आपका बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है? CFT, VBT और आपका जितना भी अभी तक करवाया है, इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना। नेक्स्ट हम बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले आपका ग्लूकोज, ये आपका स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है अच्छे से। ये साइक्लिक और ये, ओके, आई एम ज़ूमिंग इट। ये बना लो, अपनी कॉपी में बार-बार प्रैक्टिस करो। ये स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? इसमें आप देख रहे हो कि C1 पोज़ीशन पे आपका एल्डिहाइड CHO ग्रुप है, 5 आपके पास OH ग्रुप है और ये ओपन चेन है और इसी का क्लोज़्ड फॉर्म ये है, ठीक है? इसे आप कैसे देखोगे कि आपकी जो 3rd कार्बन है और यहाँ पे भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है? उसी का ये प्रोजेक्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। नेक्स्ट आपको करना है फ्रक्टोज़ का, ठीक है? फ्रक्टोज़ में आपकी कीटोन ग्रुप है, कार्बोनिल और आपकी फ्यूरेन रिंग है और ग्लूकोज़ में आपका पायरानोज़ शुगर है, ठीक है? 6 मेंबर्ड रिंग है। ओके, नेक्स्ट आपको जो चीज़ याद रखनी है, ये आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर आपका प्रॉपर लर्निंग का चैप्टर है, ठीक है? स्कोरिंग भी है। जिन बच्चों को रिएक्शंस वगैरह लर्न करने में दिक्कत होती है,
आप बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर स्किप नहीं करना, वो बहुत अच्छी वेबसाइट का आ रहा है पेपर में, ठीक है? 2 to 3 मार्क्स का आराम से आ जाता है। और आपकी केस स्टडी तो पक्का ही बायोमोलिक्यूल्स में मिलेगी ही आपको। एक केस स्टडी आपकी जो 4 मार्क्स की लास्ट ईयर भी आई थी, कार्बोहाइड्रेट्स के रिगार्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है? केस स्टडी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से है। सबसे पहले आपको पेप्टाइड बॉन्ड्स पढ़ना चाहिए। पेप्टाइड्स बॉन्ड क्या होता है? आपका CONH बॉन्ड बिटवीन द 2 एमिनो एसिड्स, जो कि आपके प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में होते हैं, ठीक है? ये आपकी डेफिनिशन है। यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर आल्सो। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज करते हैं बिटवीन द 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स टू फॉर्म द ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है? दिस इज योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं आपके टॉपिक पे, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, वन बाय वन करेंगे। मोनोसैकेराइड्स, व्हाट इज मोनोसैकेराइड्स? ये आपके कुछ एग्जांपल है कि जो आपके सिंगल होती हैं, ठीक है? सिंगल शुगर होती हैं, दीज़ आर द एग्जांपल। नेक्स्ट है ओलिगो, जो आपकी 2 होती हैं, डाइटेट्रा, और पॉली में आपका कॉम्प्लेक्स बना होता है। ओके, स्टार्च साइलोस, कई बार आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ से आपका इजीली बन सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे होता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, जो आपके फैलिंग सॉल्यूशन सिप्स रिएजेंट इन सबको रिड्यूस करते हैं, दे आर द रिड्यूसिंग शुगर। वो उसके एग्जांपल ही आपको अच्छे से लर्न कर लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक ही आपकी सुक्रोज। नेक्स्ट हम मूव कौन करेंगे? एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। एनोमर्स क्या होते हैं आपके कि C1 पे जो फर्स्ट कार्बन है आपकी, उस पे आपकी OH की पोजीशन डिफरेंट करती है। अगर वो आपकी लेफ्ट साइड होता है वो आपका अल्फा होता है, अगर वो आपका राइट साइड होता है वो बीटा ग्लूकोज होता है, ठीक है? दे डिफर इन द ऑप्टिकल रोटेशन। एनोमर्स कई बार क्वेश्चन आपका 1 मार्क या 2 मार्क्स का चला जाता है, दैट यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट है इसके ग्लूकोज के रिएक्शन, ये रिएक्शन लर्न कर लो अच्छे से। नेक्स्ट ये स्टार मार्क पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का जो आपने साइकिल वाला ये वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये रिएक्ट नहीं करता 2,4-DNP, NHSO4 और शिफ्ट रिएजेंट, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार केस स्टडी में ये आपको हिंट की फॉर्म में या ABC की फॉर्म में भी क्वेश्चन बन के आ रहा है, ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स में से आपको अच्छे वेटेज के क्वेश्चन मिल रहे हैं 2 to 3 मार्क्स के। बस आपको बेसिकली ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है ओलिगोसैकेराइड्स। ये सारी आपकी ओलिगोसैकेराइड्स अभी मैंने ऊपर करवाई है आपको। इसका जो आपको याद रखना है, वो करना है आपको याद इनके हाइड्रोलिसिस के बाद जो आपको कंपाउंड्स मिल रहे हैं। सुक्रोज़ का आपको मिलेगा ग्लूकोज़ एंड फ्रक्टोज़, लर्न करना ये। सुक्रोज़ की हाइड्रोलिसिस के बाद आपको ये मिलेगा। माल्टोज़ के 2 ग्लूकोज़ मिलेंगे। लैक्टोज़ का आपको ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ मिलेगा, ठीक है? कई बार प्रोडक्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं आपके, ठीक है? जो फर्स्ट पेज आपको मैंने कराया है, इसमें से आपको क्वेश्चन आप देखोगे, PYQs आपके बहुत सारे सॉल्व हो गए। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंस दी हुई है, एक बारी रीड कर लो, ठीक है? नेक्स्ट ये आपके अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में बोला हुआ है, ठीक है? ये अच्छे से अभी मैं करवाऊँगी आपको, डिफरेंस के बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट सेलुलोज़ है। नेक्स्ट ये सेलुलोज़ है आपका ग्लाइकोजन। ओके, ये आप रीड कर सकते हो, जस्ट एक बार रीडिंग दे देना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके एमिनो एसिड्स में आपका जो मैंने अभी बताया पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एक बार रीडिंग कर लेना ये। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आपके ये प्रोटीन्स के रिगार्डिंग दिया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है? पेप्टाइड बॉन्ड मैंने करवा दिया आपको। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके 2 टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और ये और दिस वन। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको मायोग्लोबिन, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में आपका हीमोग्लोबिन एग्जांपल है। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जाता है। डीनेचुरेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल फंक्शन, और जो आपका अल्फा हेलिक्स या बीटा हेलिक्स होता है वो हीट और पीएच चेंज के कारण, ड्यू टू हीट एंड पीएच चेंज, जो उसका स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड, वो आपका लॉस हो जाता है। उसके लॉस के कारण आपके जो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं दैट आल्सो चेंजेस। इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है आपको? कोगुलेशन ऑफ एग, ठीक है? इसकी आपको 1 मार्क्स में ऐसे डिफाइन करना है। नेक्स्ट हम इसमें मूव ऑन करते हैं, जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है? ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर में आपको इसको अच्छे से डिफरेंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आपका ग्लोबुलर आपके वाटर सॉल्युबल होता है, इसका एग्जांपल है आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ग्लोबुलर का स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स, और फाइब्रस का स्ट्रक्चर होता है आपका बीटा प्लेटेड। ओके, इसकी आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। ओके, फाइब्रस आपका इनसॉल्युबल और बीटा प्लेटेड इसका स्ट्रक्चर एग्जांपल है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉर द डिफरेंस, ठीक है? आपको डायरेक्ट डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन बन के आ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स, ठीक है? ये एंजाइम्स है। ओके, ये आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके विटामिन्स, ठीक है? विटामिन्स के जो आपको क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। आपसे क्वेश्चन क्या जो आपका PYQ रिपीट हो रहा है कि व्हाई विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, ठीक है? विटामिन सी बॉडी में क्यों नहीं स्टोर होता? बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल, एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू योर बॉडी। यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है।
ओके, नेक्स्ट ये कुछ मैंने एंजाइम्स और ये दिए हुए हैं, अगर आपको लर्न होते हैं वेल एंड गुड। और उसकी डेफिशिएंसी से क्या-क्या डिसीजेज़ होते हैं। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लाविन कॉमन नाम है, बी 1 का थायमिन है, इसकी डेफिशिएंसी से ये आपके डिसीजेज़ लिखे हुए हैं। ओके, कोएंजाइम दिया हुआ है, कोबलामाइन बी 6 का, बी 12 का, ठीक है। बॉडी का क्या फंक्शन है इसका वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इसके बीच में देखोगे आपका डिफरेंस आया हुआ है पीवाईक्यू में, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो एक तो आपके पास डीएनए आरएनए है, ठीक है, राइबोज शुगर है आपके पास। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस क्या है, टाइड में फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू है, इसमें नहीं है, रेस्ट इज सेम, ठीक है। ये आपके बेसिस है, डीएनए आरएनए राइबोज शुगर है, ये डिफरेंस है न्यूक्लियोटाइड में। ओके, एटीपी ये आपको पता है करेंसी ऑफ एनर्जी है, मोनोमर्स है न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम न्यूक्लिक एसिड्स करेंगे, आपके पास बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, डीएनए आरएनए। ओके, डीएनए आरएनए के बीच में कई बार डिफरेंस लिखना आ जाता है, दैट यू कैन राइट। ओके, इसमें से आपका डिफरेंस क्या रहता है, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस और आरएनए मतलब राइबोस। आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है और कैन नॉट रेप्लिकेट, ये आपका डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। डीएनए आपका ऐसे होता है और आरएनए आपका सिंगल होता है। सेकंड थिंग, आपकी जो शुगर है, यहाँ पे यूरेसिल होती है, यहाँ ग्वानिन होती है, ठीक है। ये अमीनो एसिड, ये डिफरेंस होता है इसमें, यहाँ पे यूरेसिल है, यू है, और यहाँ पे जी है, बाकी सारे आपके 3 जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो आपके सेम होती है। ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस की हेल्प करता है, ये आपका जेनेटिक कैरेक्टर्स देता है, ठीक है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट है आपका अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस, ठीक है। अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज है छोटा नाम है तो आपका लीनियर चेन है, और अमाइलोपेक्टिन बड़ा नाम है, लर्न कैसे करना है, ये ब्रांच चेन काफी आपका बिग मॉलिक्यूल होता है अल्फा ग्लूकोज का। नेक्स्ट इसमें है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें क्या है, फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू, अभी करवाया था आपको न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू, ये आप शॉर्ट नोट्स बना लो अपने लर्न करने के लिए। नेक्स्ट है फाइब्रस में, फाइब्रस आपके मैंने कैरेटिन करवाए हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, ये सॉल्युबल होते हैं, इस ब्रांच होते हैं, ये सारे कुछ आपके डिफरेंस है। लास्ट आपका बचता है इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्विट्राइन, ठीक है। ज़्विट्राइन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्विट्राइन आपका अमीनो एसिड का आपको लिखना आता है, तो ये आपका न्यूट्रल है, और जब आपका आयन की फॉर्म में होगा तो ये एच आपका अमाइन के साथ रिएक्ट करके आपको ज़्विट्राइन होगा, ठीक है। ज़्विट्राइन का बेनिफिट क्या है, ये आपका एम्फोटेरिक होता है एक तो। सेकंड थिंग, ये रिएक्ट करता है बोथ विद एसिड एंड अ बेस, और इसका बायोलॉजिकल फंक्शन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव मेक द ज़्विट्राइन ऑफ योर अमीनो एसिड। होप यू विल लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।